हेलो हेलो, जय हिंद। आज जो हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं वह क्लास जिसमें हम लोग दरोगा से संबंधित सभी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, चाहे जो भी सिलेबस हो। ठीक है, दरोगा का जितना भी टॉपिक होगा जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आज से जो है हम लोग शुरू किए हैं लुसेंट का। ठीक है, जो 2024 का है, हालांकि 2025 का तो नहीं मिला मार्केट में, 2024 का न्यू एडिशन बुक है। ठीक है, और इसको स्पेशल हम लोग दरोगा के लिए और बिहार जो बीपीएससी है उसके लिए, या फिर जो मतलब बिहार का जो भी एग्जाम आने वाला है उन सभी के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। तो चलिए लुसेंट को शुरू करते हैं। और इसी के साथ जो मतलब बिहार दरोगा का है, इसमें पीटी का अच्छा खासा क्वेश्चन जो है लुसेंट से लड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले पीटी की तैयारी करते हैं। और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही लुसेंट कंप्लीट होगा इसके बाद हम लोग मेंस के लिए घटना चक्र चाहे दृष्टि का जो भी बुक है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और एग्जाम से पहले 10 बार इसको पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? 10 बार, ये गारंटी के साथ है। और मैं पढ़ रहा हूँ और आप लोग को भी क्या करना, धीरे धीरे पढ़ना है। और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, आज पहला है इसलिए जो है 1 लिख दिया गया है। और जैसे इसको 2 बार पढ़ेंगे हम लोग 2 बार जो इसको लिख देंगे साइड में। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। और आज जो हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट दिन है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हिस्ट्री का किसका शुरू किया जाए, प्राचीन काल या मध्यकाल? तो हड़प्पा सभ्यता को ही क्या करते हैं, शुरू करते हैं ना। तो चलिए बिहार दरोगा का जो पीटी के लिए हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। और आज से हड़प्पा सभ्यता जो है फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, और बिल्कुल ऑडियो के फॉर्मेट में और रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा वीडियो रहने वाला है। ठीक है, और हम लोग जो है अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही खत्म होगा टॉपिक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। जो भी मतलब हड़प्पा सभ्यता से जो भी पूछा गया है 2008 से लेकर 2024 के बीच में, है ना। तो चलिए शुरू किया जाए। आज हम लोग का मेन टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लुसेंट से, और कई भी मतलब एग्जाम के लिए भी लुसेंट का हड़प्पा सभ्यता। अब जो इधर बच गया वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वेद उद है तो वेद उद क्या करेंगे कि इसको एकदम शॉर्ट फॉर्मेट में देख लेंगे किसी और वीडियो में। तो चलिए डे 1 है और हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक का बात करने वाले हैं ना। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। अब यह लाइनिंग इसलिए मारा गया है क्योंकि मैं इस टॉपिक को पढ़ चुका हूँ, है ना। और जो भी इम्पोर्टेंट था, जो हमको लगा कि एग्जाम में आ सकता है, उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, आपको एग्जाम में भी हेल्प मिलेगा। और आपके पास अगर बुक है तो लेके ही बैठिए, और जो इम्पोर्टेंट बताएंगे उसको अंडरलाइन कर लेना है और रिविजन के तौर पर इस वीडियो को देख लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि इतिहास को हम लोग जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इसी में हम लोग जो है अभी प्राचीन काल को पढ़ रहे हैं, इसके बाद मध्यकाल को खत्म करेंगे और उसके बाद आधुनिक काल को। तो चलिए शुरू किया जाए क्लास को। टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बात करें रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 से लेके 1700 ईसा पूर्व मानी गई, है ना। इसका विस्तार जो है कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। बात करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह एक ऐसी सभ्यता है, इसका जो खोज हुआ था तो पहले किसी को यह पता नहीं था कि भारत में इससे पहले, मुगल से पहले भी कोई सभ्यता और समाज था, या कोई बड़े राजा जो एम्पायर है वो भारत में था। परंतु जैसे जैसे खुदाई हुआ, जैसे जैसे पुराने वस्तु मिली, पता चलता है, जब उसकी जांच पड़ताल हुई रेडियो कार्बन से जो है पता चलता है कि कौन वस्तु कितना पुराना है ना। अब इसी के मदद से जो खुदाई के दौरान मिला था सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से वस्तु, तो पता चलता है कि आज से 5000 साल पहले भी एक भारत में सभ्यता थी जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका जो तिथि निर्धारण किया गया है वो 2400 से लेके 1700, परंतु कभी कभी किताब में 2500 से लेके 1750 तक भी देता है। और ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। और बात करें हड़प्पा सभ्यता की जो आकार कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी के द्वारा 1946 में किया गया था। क्वेश्चन है कार्बन 14 का खोज किसने किया था?
तो BF लीवी ने किया था, 1946 में किया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। यानी जब कार्बन 14 को मिलाया जाता है और इसमें जितने कार्बन की मात्रा ज्यादा कम रहेगा उसको माना जाता है वह वस्तु उतना ही पुराना है। यानी जीवाश्मों का जो तिथि निर्धारण किया जाता है वह किया जाता है कार्बन 14 विधि के द्वारा, और जो चट्टान होते हैं उसके जो उम्र पता किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। 1921 में जो है किसने किया था? दयाराम सहनी ने किया था। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग सभ्यता में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य जो निवासी थे वह द्रविड़ थे। कईयों का मानना जो है देखिए सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल, एक आता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आदि ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल वह काल समय था जिसमें मानव को लिखना पढ़ने का ज्ञान नहीं था, परंतु आदि ऐतिहासिक काल में लिखना पढ़ना बोलने का ज्ञान तो था, परंतु क्या लिख के गया है पते नहीं चल रहा है। इतिहासकार को जो है हड़प्पा सभ्यता की भाषा समझने में समस्या है, इसलिए जो है हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है ना। इसने लिखा तो है परंतु क्या लिखा है अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है। चलिए, और कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वह द्रविड़ थे। किसी का कहना है कि आर्य लोग ही थे, किसी का कुछ का नाम है, किसी का नाम है भूमध्य सागर से आए थे। तो इसमें जो है ना कई जो इतिहासकार है उनका मत है अपना अपना। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सर जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी नामक एक जो है अन्य नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा किया। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोक बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंद नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो मेरठ में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करने के लिए आया हूँ। अब थ्योरी के लिए इस पर थ्योरी बता देना संभव नहीं है। थ्योरी के लिए लेक्चर लाना पड़ेगा और लेक्चर से थ्योरी संभव है ना। अब कॉपी पर बताएंगे बोरिंग फील हो जाएंगे आप लोग। यहाँ पे हम लोग रिवीजन के लिए आए हैं और रिवीजन पढ़ते जाएंगे, सुनते जाना है, जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा, है ना। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पश्चिम जो पुरास्थल है वो दास्क नदी के किनारे स्थित है। सुतका गेंडोक, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, ये सब क्या है? तो उनके ही शहर थे जो क्षेत्र में फैले हुए थे और सभी किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता, बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यह खुदाई के दौरान पता चला है। जब खुदाई हुआ तो पता चला कि इसकी जो है नाली है वह समकोण काट रही है। यहाँ के घर जो बनावट है वो अलग ढंग से है, यहाँ के घर जो है इस ढंग से है। यहाँ के जो भी मतलब विधि व्यवस्था है जिस प्रकार शहर में होते हैं वह हड़प्पा सभ्यता में भी था। इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा बाल्य स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दिया गया है। इसमें इसी समय काल में 6 बड़े शहर का जो है खोज मतलब शहर था जिसका खोज हो चुका है। पहला आता है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगा, है ना। अब इस सब के बारे में हम लोग विशेष आगे जानेंगे, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसको जो है विश्व विरासत स्थल में जो है शामिल किया गया है। धौलावीरा जहां से जल निकासी का बहुत उत्तम व्यवस्था मिला है, और धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो इस चीज को एक बार और देख लेना है। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक जो गुजरात में खोजे गए हैं। जब आज़ादी हो गई थी, हालांकि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है अभी के हिसाब से नहीं, आज़ादी से पहले के हिसाब से वह पाकिस्तान में था। हालांकि भारत में ही था परंतु अब पाकिस्तान में चला गया है। परंतु जब आज़ादी हो जाती है तो उसके बाद जो भी मतलब बड़े स्थल थे वह अधिकतर गुजरात में देखने को मिला है ना। स्वतंत्रता
प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है कहाँ देखने को मिले हैं, तो गुजरात में देखने को मिले हैं। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है कौन है, तो मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है कौन है, मोहनजोदड़ो है, क्योंकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ गया। सिंधु नदी किनारे कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। परंतु जब भारत की बात करेगा तो भारत में इसका सबसे बड़ा जो स्थल है वह राखीगढ़ी, कहाँ है, राखीगढ़ी है, और हरियाणा के हिसार जिला में है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज कब हुआ था, 1963 में हुआ था। किसने किया था, तो सूरज भान सिंह ने किया था। खोज किसने किया था, सूरज भान सिंह ने किया था। बात करें राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो घग्गर नदी के किनारे है, और यह कहाँ पे स्थित है, तो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। और इसकी खोज जो है कब हुआ था, 1963 में हुआ था, और किसने किया था, तो सूरज भान सिंह ने किया था, है ना। चलिए लोथल कहाँ है, तो लोथल जो है गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल कोतदा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह का मतलब होता है कि जहाँ से व्यापार करने के लिए जो नाव लगते हैं, है ना, उसी को बोला जाता है बंदरगाह। लोथल हो गया, सुतकोतदा हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। और लोथल से ही हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो बाट यानी जो किलो तराजू होता है इसका प्रयोग होता था, है ना। चलिए, जोते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटे का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन पूछेगा कि जोते हुए खेत का साक्ष्य क्या मिलेगा, जोते हुए खेत का साक्ष्य। तो जोते हुए जब खेत पूछेगा तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यह मिला है कहाँ पे, कालीबंगा में मिला है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ पे होता था, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। चलिए अब हम लोग जो बचा हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे लेक्चर के माध्यम से यहाँ पे नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि इसके लिए चाहिए बोर्ड, और बोर्ड है, परंतु समस्या ये है कि अभी रिकॉर्ड करना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या है ना कि रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं, है ना। अब पढ़ चुके हैं आप लोग, नहीं पढ़ चुके फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवीजन करिए, बुक को आप सुनिए ऑडियो के फॉर्म में, क्योंकि गाना सुनने से याद हो जाता है। तो चलिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी शहर है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। बात करें यहाँ पे स्नान कुंड यानी जो नहाने वाला है, इसकी लंबाई है 11.88 मीटर तथा इसकी चौड़ाई है 7.01 मीटर। बात करें हम इसकी गहराई का, तो 2.43 मीटर इसकी क्या है, गहराई है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता है, जिसे हमारे यहाँ होता है ना स्विमिंग पूल, इसलिए लोग कहाँ नहीं आते थे, तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला है ना। अग्निकुंड यानी लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, यज्ञ की देवी कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल और कालीबंगा। कालीबंगा याद रखना है, राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर क्या है, तो हाथी, गेंडा, चीता। यही पूछेगा कि इनमें से हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है मुख वाले पशुपतिनाथ जो मूर्ति मिली है, उनके चारों ओर कौन कौन है, तो हाथी है, गेंडा है, चीता है और भैंस विराजमान है ना। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो कांस्य की मूर्ति मिली है। हड़प्पा सभ्यता किससे जानकार थे, तो कांसा का प्रयोग करते थे, परंतु लोहा का जानकार इनके पास नहीं था, है ना। अब इस वीडियो में अगर कोई आपको लगे कि दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं, ताकि हम अगला मतलब जो वीडियो आएगा उसमें सुधार कर सके, है ना। तो चलिए, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में जो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। तो नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक सींग वाले पशुओं का अंकन मिला है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुंदरो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक था। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहली पंक्ति में दाईं और दूसरे पंक्ति में जो बाईं ओर लिखा जाता था।
लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता है। यानी लेखन कला को विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है? सुमेरियन की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति को अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल के घर ही जो है दरवाजे के मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। कारण ये है कि लोथल के लोग जो है व्यापार करते थे और यह एक व्यापारिक एरिया था, जिसके कारण जो है कोई भी मतलब सामान लेने आए तो उसको तुरंत दे दिया जाए। इसलिए जो है लोथल के दरवाजे कहाँ खुले गए थे? तो आगे की ओर। सिंधु सभ्यता की जो है बात करें हम मुख्य फसल की, तो गेहूं और जौ थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी के मांसाहारी थे, तो दोनों थे। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते हैं। तो बताना है कि सिंधु जो शहद होता है यह मीठ क्यों होता है, यानी मीठा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? सिंधुवासी मिठास के लिए जो है शहद का प्रयोग करते थे। देखो, मैं रिवीजन के लिए सिर्फ ऑडियो के रूप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर बात करना है समझाने का तो आप लोग बता दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पूरे टॉपिक के साथ एकदम हैंड रिटन नोट्स के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे और मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ रिवीजन के लिए जो है ऑडियो के रूप में ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ इसमें, तो दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ जाए कि नहीं हमको समझ कर पढ़ना है तो आप लोग बताइए, क्योंकि मैं बहुत कम समय में सिंधु घाटी सभ्यता या फिर किसी और टॉपिक को निपटाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमको पता है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। तो अगर लेक्चर के माध्यम से चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। हम लोग उसमें पूरा मेहनत करेंगे और उसको और अच्छे से ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अभी ऑडियो फॉर्मेट के रूप में हम इसलिए बना रहे हैं ताकि एग्जाम के समय में आप लोग देख के इसको रिवीजन कर सके। अब समझाएंगे तो सब आदमी जो है समझना नहीं चाहता है, वो सोचता है कि रिवीजन हो जाए बात खत्म। तो आप लोग बताइएगा, दोनों प्रयास करेंगे हम लोग, ऑडियो के फॉर्मेट में लाने का भी और जो टॉपिक होता है थ्योरी के माध्यम से लाने का भी, लेक्चर के माध्यम से। चलिए, सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या था? तो गेहूं और जौ था। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बने हल का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला। VVI क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से ही मिला है। क्वेश्चन है कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से ही मिला है ना। जो अंडरलाइन किया गया है उस पर थोड़ा जरा विशेष ध्यान देना है ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सुत कोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से सिंधु काली में घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? सुत कोटदा से मिला है, याद रखना है। और एक और है लोथल। ये दोनों से जो है हमें किस चीज का साक्ष्य मिला है? तो बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? बंदरगाह। तौल की इकाई संभवतः कितना था? 16 के अनुपात में था। अब थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है इसको थोड़ा देखने का प्रयास कर लेते हैं हम लोग। देखो, हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चंद्रहुदरो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे। रोपर सतलज नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। सुतका गंडोर दास्क नदी के किनारे। बनवाली रंगोई नदी के किनारे। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। और सोतकाह चौकीदार सादी कौर नदी के किनारे। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए कौन है? एक तो हड़प्पा है, एक मोहनजोदड़ो, और एक है चंद्रहुदरो, एक कालीबंगा, एक रंगपुर, एक लोथल, एक रोपर, और उसके बाद जो मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट हमको लगता है अभी तक, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, चंद्रहुदरो, कालीबंगा, ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये है उनके खोजकर्ता के नाम। तो खोजकर्ता के नाम में ज़्यादा विशेष नहीं डाक, एक हमको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता का, और एक रखना है राखलदास बनर्जी, और एक है जगदत्त शर्मा। बस ये 3 इम्पोर्टेंट रखेंगे हम लोग याद, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा उसको। चलिए, अब हमारा अंतिम कगार पर है, इसको जल्दी से निपटाया जाए, क्योंकि हमको पता है कि टाइम नहीं है आप लोग के पास। और
चलिए कोई समस्या है तो बताइएगा इसमें, है ना। चलिए, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए जो है 2 पहियों वाले, 4 पहियों वाले बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है इधर उधर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी का। हालांकि भैंसा गाड़ी तो मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, परंतु बैलगाड़ी देखा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा क्या है नहीं है, बैलगाड़ी देखें कि नहीं। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अर्थ सिंधु सभ्यता ही है। यानी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के कार्यकाल में ही 3 और बड़ी सभ्यता थी। एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक मिस्र की सभ्यता, एक था चीन की सभ्यता, और हमारी भारत की भी क्या थी? एक सिंधु घाटी सभ्यता। तो मेलुहा शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह दरअसल सिंधु सभ्यता के लिए किया गया। तो किस सभ्यता को मेलुहा की सभ्यता भी कहा जाता है? तो याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का याद रखना है कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा था? पिग्गट ने कहा। कहाँ गया पिग्गट? अच्छा, यहाँ पे पिग्गट ने क्या कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अब आता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। जैसे हम लोग अभी धरती माँ की पूजा करते हैं क्योंकि यह हमें अन्न देती है, तो इसी प्रकार सिंधु सभ्यता के लोग भी धरती का पूजा करते थे क्योंकि यह उर्वरता की देवी थी। क्योंकि हमारा जो भोजन वोजन है किससे प्राप्त होता था? धरती से ही। यह इनकी उर्वरता है, इनके पास क्षमता है कि हमें जो अनाज जन्म करके देती है और हम लोग इसी को खाकर अभी जिंदा है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है उर्वरता की देवी किसको मानती थी? तो धरती को मानती थी और उसकी पूजा भी करती थी। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष के जो पेड़ पौधे की पूजा होते हैं और जो भगवान शिव का पूजा होता है। जानते हैं कि पशुपति जो थे कहाँ से मिले इनका साक्ष्य? तो हड़प्पा सभ्यता से भी मिला है। तो प्राकलन सिंधु सभ्यता मिलते हैं, क्या बोल दिया मैं, वृक्ष की पूजा और शिव की पूजा का जो प्रचलन है यानी प्रचार प्रसार कहाँ पे देखने को मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिला है। अब आता है स्वास्तिक चिन्ह। बात करें स्वास्तिक चिन्ह का तो किसका देन? तो हड़प्पा सभ्यता के देन है। सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यानी मंदिर के अवशेष हमें जो है गुप्त काल में देखने को मिला है, परंतु हड़प्पा सभ्यता में हमें मंदिर का अवशेष देखने को नहीं मिला है। परंतु यहाँ पे जो है बात करें हम मूर्ति का, तो मूर्ति का साक्ष्य देखने को मिला है। मैं इसे चेक कर रहा था बना के कैसे बनता है स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, इस पे जाना नहीं है। चलिए, ये आना है। पशुओं में कुंवर वाले जो है सांड इस सभ्यता के लोग के लिए जो विशेष पूजनीय थे। जो कुंवर वाला जो सांड होता है ना, वो जिसको हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो उनको जो है ये लोग भी मानते थे, है ना। याद रखना इसे इसको। और स्त्री मृण मूर्तियों, मिट्टी की मूर्तियों अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज में जो है मातृ सत्तात्मक था। यानी यहाँ पे जो है माता का मतलब वैल्यू ज्यादा था, और हालांकि माता का वैल्यू तो अभी भी है। सिंधु सभ्यता में सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना तथा पशु पक्षी को आपस में लड़ाया करते थे। ये लोग पासा खेलने का भी काम करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग के पास मोबाइल नहीं था, और यही कारण है कि ये लोग क्या करते थे? मछली पकड़ते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार बनाना बनता किससे है? तो लोहा से बनता है, और लोहा रहेगा तब तो बनाएगा ना। लोहा से परिचित नहीं थे ये लोग। चलिए, अब हमारा जो है लास्ट है और इसको खत्म करते हैं। पहले सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से जो है घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित था। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में क्या था? प्रचलित था। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने
जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग सबको क्या करते थे, जमीन में गाड़ देते थे, परंतु मोहनजोदड़ो के लोग जो है क्या करते थे, सबको जला देते थे। अंतिम अवस्था में क्या करते थे, जलाने का काम करते थे। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश के सबसे बड़ा जो कारण माना गया है वो बाढ़ को माना गया। किसी का मान है बाढ़, किसी का भूखमरी, किसी का कुछ, किसी का मन के नाम है कि आर्यों का आक्रमण हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो सबसे बड़ा कारण किसको माना गया है, बाढ़ को माना गया है। कहा जाता है कि कई हजार वर्ष यहाँ पे जो है बारिश ही नहीं हुआ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो टेराकोटा कहा जाता है। हम लोग जो बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको पढ़ने का प्रयास किया था। कारण ये है कि इसको कैसे भी करके 20 से 25 मिनट के अंदर से जो लूसेंट है उसके हर एक टॉपिक को क्लियर करना मेरा मकसद है, ठीक है। और मैं अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग मतलब बताइएगा कि इसमें और क्या सुधार किया जाए, है ना। पता चलेगा, आइडिया मिलेगा, तभी तो इसमें सुधार किया जाएगा ना। तो देखिए आप लोग, दरवा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है पीटी के लिए, और रिवीजन के लिए इसको देखिए। मैं कहता हूँ बार बार कि लेक्चर नहीं था ये, सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने इसको सेम टू सेम बोल दिया है। बात करना है अगर लेक्चर का, तो लेक्चर बताइएगा तो मैं इसको मतलब लाने का प्रयास करूंगा वीडियो के फॉर्मेट में, या फिर लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, है ना। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता समझाने के लिए काफ़ी ठीक नहीं है, इसके लिए बोर्ड और मार्कर दोनों हैं। बट अगर बताइएगा तो हमेशा प्रयास बिल्कुल करेंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से नोट्स लिखवा भी देंगे और पढ़ा भी देंगे। तो जो हमने पढ़ा है उसको आप देखिए, रिवीजन करिए, बार बार देखिए और लगातार देखिए। इसमें देखिए कहाँ से आ जाता है सब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह आज सिंधु घाटी सभ्यता खत्म है। आगे हम लोग कोई और टॉपिक को पकड़ेंगे और उसी टॉपिक को पकड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा अकवास बकवास पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट।